चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। हमारा जो नॉवल है वो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये एक नॉवल है और इसका राइटर है विलियम गोल्डिंग्स। ये बहुत ही फेमस राइटर है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और यही वजह है कि इसका ये नॉवल जो है वो सिलेबस में वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस नॉवल को पढ़ा जाता है। मिलियंस ऑफ टाइम्स इस नॉवल को पढ़ा गया है। यानी पहले तो बुक की फॉर्म में होता था ना, तो लिखा होता था बेस्ट सेलर्स, तो ये बेस्ट सेलर्स में शुमार हुआ है। इतना ज्यादा इसको पढ़ा गया। उसकी वजह क्या है कि ये नॉवल असल में इंसान की सोसाइटी को और इंसान की नेचर को डिपिक्ट करता है। अच्छा, फिर कल मैंने आपको एक सवाल दिखाया था जिसमें मैंने बोला था कि वर्ड एलेग्री उसका मतलब क्या है। और उसके हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि असल में ये नॉवल जो है ये एलेगरी है, कि एक स्टोरी के थ्रू, इमेजिनरी स्टोरी के थ्रू हमें एक लेसन दिया जा रहा है। और वो क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज। ठीक है, तो ये हमें बताया जा रहा है। तो ये नॉवल हमारी सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। तो इस वजह से इस नॉवल को इतनी अहमियत दी जाती है। और ये नॉवल जब हम आगे पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल हमारी अपनी सोसाइटी नजर आना शुरू हो जाएगी कि यार ये बातें तो बिल्कुल हमारी सोसाइटी में भी होती है। वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। देयर आर द इवल्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन द नॉवल, वी सी दोज इवल्स इन आवर सोसाइटी एज वेल। और जिन सिविलाइज्ड फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है, वी सी दो सिविलाइज्ड फैक्टर इन आवर सोसाइटी एज वेल. So because of that, we can say that our society is indirectly or directly depicted or sketched by the writer in this novel. सर ये सिलेबस में इंक्लूड है, ऑब्वियसली इंक्लूड है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। जो चीज़ सिलेबस का पार्ट नहीं होगा मैं उसको पढ़ाकर आपका टाइम क्यों ज़ाया करूंगा। ठीक है, पढ़ाना भी मुश्किल है और आपके लिए जो नोट्स बनाना भी मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है जो नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ का मैं क्यों पढ़ाऊंगा और क्यों नोट्स तैयार करूंगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल है ये। द मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवल मेरी नज़र में कमिंग एग्जाम्स में वो ये वाला नॉवल है। इस वजह से मैं सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूँ और इसको बहुत डिटेल से, हर एंगल से, हर डायमेंशन से मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये पढ़ने के बाद और मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो मैं बता रहा था इस नॉवल की अहमियत, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर सोसाइटी और आवर ह्यूमन नेचर। अच्छा, अब इस चैप्टर, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस बुक के अंदर जो है, एक मिनट, ये जस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये 3 स्टूडेंट्स और आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उनको मैं ज़रा एडमिट कर रहा था। अच्छा, इस नॉवल के अंदर 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स। तो 12 चैप्टर्स में हर चैप्टर की मैं समरी भी आपको बताऊंगा कि समरी इट मीन्स कि उस चैप्टर के अंदर राइटर क्या डिस्कस कर रहे हैं। फिर हर चैप्टर के अंदर थीम्स भी होते हैं। फिर हम उस थीम्स को डिराइव करेंगे कि राइटर इस चैप्टर के थ्रू और इस नॉवल के थ्रू हमें क्या मैसेज, क्या कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन सा एलिमेंट हमारी सोसाइटी का वो इसके अंदर डिपिक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे हर चैप्टर के अंदर सिंबल्स होते हैं, फिर हम उन सिंबल्स को भी पढ़ेंगे कि भाई ये सिंबल्स क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं। अच्छा, राइटर जब भी चीज़ों को लिखते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि मीनिंग को डायरेक्टली एक्सप्लेन करे। जब आप पैसेज को पढ़ते हो और वर्ड्स को पढ़ते हो, सेंटेंसेस को पढ़ते हो, तो बहुत आसानी से आपको उसका मतलब समझ में आ जाता है। इसको कहते हैं सरफेस मीनिंग, यानी डायरेक्टली एक चीज का समझ में आ जाना। और कुछ चीजें होती है जो राइटर इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है, वो कहते हैं आप इसके थ्रू इस मीनिंग को डिराइव करो, खुद इसको समझो। उसके लिए क्या होता है, राइटर सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ चीजों को इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि इस चीज का, ये सिंबल जो मैंने आपको बताई, इसके पीछे एक हिडन मीनिंग है। वो हिडन मीनिंग हमने नॉवल के कॉन्टेक्स्ट में डिराइव करना होता है, उसको बोलते हैं सिंबल्स। तो हर चैप्टर में समरी पढ़ेंगे, फिर उसकी थीम्स पढ़ेंगे, फिर उसको सिंबल्स पढ़ेंगे और फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। उस ये प्रोसेस और इस तरीके से पढ़ने के बाद फिर हम उन सारे सवाल के जवाब देने के काबिल होंगे जो एक्सपेक्टेड और पॉसिबल इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कल शो किए थे कि भाई ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले चैप्टर की तरफ। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है
कि जितने भी चैप्टर्स के नाम है वो नाम पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट और डिस्कशन क्या होगी। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले चैप्टर है द साउंड ऑफ द शेल। यहाँ पे शेल से मुराद कॉन्च शेल है। आपने अगर मूवी देखी हुई है इसकी, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा पिगी जो है ना वो पानी की तरफ जाएगा और पानी से एक शेल उठाता है जिसको कॉन्च शेल बोलते हैं। कॉन्च शेल ये होता है कि वो अंदर से थोड़ा सा होलो होता है, अगर आप उसके अंदर एयर को ब्लो करें तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये बड़ा सिग्निफिकेंट सिंबल है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम भी रखा गया द साउंड ऑफ द सबरी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा फास्ट होगा। अगर किसी को मेरे फास्ट पढ़ाने से कोई इशू आ रहा हुआ तो काइंडली फिर मुझे बता दी कि सर आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और एक मिनट, सिलेबस जो है वो लेंथी है और उसको फास्ट लेकर चलना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं तेज़ पढ़ाऊँ और आपको समझ में ना आए। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, पहले चैप्टर में क्या होता है, अब ज़रा स्टोरी को थोड़ा समझ लो। अगर आप ये 5 मिनट की इसकी स्टोरी को समझ लेंगे फिर पूरा नॉवल समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, स्टोरी असल में क्या है, राइटर ने, अब चूंकि मैंने आपको बताया था राइटर हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, अब वो मैसेज देने के लिए फिर हमने कहा था एक सवाल था एलेगरी वाला, जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन में शो किया हुआ था। राइटर क्या करता है, एलेगरी करता है, एलेगरी के थ्रू हमें वो मैसेज देना चाह रहे हैं। उसके लिए वो क्या करता है, एक इमेजिनरी स्टोरी बनाता है। स्टोरी क्या है, वो कहता है कि वर्ल्ड वॉर चल रही है और एक जहाज है, उस जहाज के अंदर बरतानिया के ब्रिटिश स्कूल है, यानी बरतानिया के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ अ ब्रिटिश स्कूल, कम उम्र के, 8 से 12 13 साल, यानी ये उम्र है, 15 से ज्यादा नहीं है, 7 8 से कम नहीं है, इस एज के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उस जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर। ठीक है, वो एरोप्लेन जो है ना वो पानी में से ऊपर से गुजर रहा होता है और क्रैश कर जाता है, किसी वट एवर द रीजन इज, वो उसमें मेंशन नहीं है, वो क्रैश करके उस आइलैंड के ऊपर गिर जाता है। वो आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, जब आइलैंड के ऊपर वो प्लेन जो है क्रैश करता है तो बच्चे सारे उसमें से बच जाते हैं, यानी दे आर सेफली इवैक्यूएटेड, तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसमें जितने बड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं। अब देखो ना, राइटर ने डेलिबरेटली ये काम किया, बच्चों को जिंदा रखा और बड़ों को मार दिया। क्यों, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या मैसेज, आगे हम उसको पढ़ेंगे, हमें ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा कि राइटर ने जानबूझकर आइलैंड क्यों सिलेक्ट किया, जहाज को क्रैश क्यों किया, बड़ों को मार दिया, बच्चों को जिंदा रखा। ठीक है, फिर उस साथ साथ वो क्या करता है, वो हमें एनवायरनमेंट दिखाता है कि वॉर चल रही है, यानी बड़ों की दुनिया में वॉर चल रही है और बच्चे एक और दुनिया में आ गए हैं, यानी आइलैंड एक और दुनिया ही नहीं, दुनिया का हिस्सा है। लेकिन एलेग्रिकली वो हमें ये बताना चाह रहा है कि लेट सपोज आप अज्यूम कर लो कि ये आइलैंड अब इन बच्चों की एक अलग दुनिया है। Let's suppose for our better understanding we should assume that this is a lab, ये लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी के अंदर हमने बच्चों को डाल दिया। अब हम बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं व्हाट काइंड ऑफ नेचर दे है। बच्चे भी तो ह्यूमन होते हैं ना, तो ह्यूमन की एक नेचर होती है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। तो हमने शुरू में बोला था नॉवल में ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया जाएगा और उसको पढ़ने का, डिस्कस करने के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, तरीके होते हैं। राइटर ने जो चूज किया वो है बच्चे, कि बच्चों को थ्रू हम ह्यूमन नेचर को गाउज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिपिक्ट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि वो क्या करते हैं और उनके एक्शन से फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो जहाज जब क्रैश कर जाता है बच्चे निकल आते हैं, फिर बच्चे इधर उधर आसपास देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, वो दिखाता है कि सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सिविलाइज्ड है, कपड़ों में है, टाई लगाई हुई है, शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, जूते पहने हुए हैं, और आइलैंड में दरख्त है, सब्जा है, पानी है और ब्यूटी है, खूबसूरती है, हर चीज को पॉजिटिव शो किया हुआ है। अब असल में राइटर ने स्टार्टिंग में हर चीज को पॉजिटिव दिखाया और बताया कि जैसे ही इंसान से आप चेक एंड बैलेंस को हटा दो तो इंसान ईवल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में सब पॉजिटिव दिखा रहा है और फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स और पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव एटीट्यूड इनका कैसे ऐसा ऐसा नेगेटिव यानी ईवल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक दो एटलीस्ट ओके लिख दे कि जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप तक वॉइस प्रॉपर आ रही है। स्टूडेंट्स काइंडली राइट ओके इफ इट इज क्लियर so that I can continue. Okay, yes.
अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, जितने भी करेक्टर्स हैं, कुछ करेक्टर्स के नाम हैं। अब सबसे पहले चैप्टर में उसने रॉल्फ को इंट्रोड्यूस करा है, पिगी को इंट्रोड्यूस करा है, जैक को इंट्रोड्यूस करा है, साइमन साइमन को इंट्रोड्यूस करा है। अब इंट्रोड्यूस कराने का भी बड़ा जबरदस्त स्टाइल है इसका। इसने क्या किया, राल्फ के बारे में बताया कि ये बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, फिजिकली फिट है, जबरदस्त है, गुड लुकिंग है, और फिजिकल अपीयरेंस पे तवज्जो दी है। एक होता है इंसान के अंदर पे तवज्जो देना कि यार दिल का कितना अच्छा, हम आमतौर पे कहते हैं ना, यार दिल का बहुत अच्छा बंदा है। अब ये ह्यूमन की नेचर है ना। तो यहाँ पे भी एक होती है फिजिक, यार फिजिकली तो बड़ा अच्छा है, अक्सर मैंने कहा, यार है तो बड़ा स्मार्ट, कपड़ों का बड़ा ख्याल रखता है और बातचीत, ये जो फिजिकल अपीयरेंस का जो है ना, बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन बद अखलाक बहुत है। हम अक्सर सोसाइटी में एक दूसरे के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी राइटर ने उस कंसेप्ट को यहाँ पे शो किया, और वो क्या है, एक मिनट। अच्छा, वही कंसेप्ट वो क्या करता है, करेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस कराता है। राल को फिजिकली इंट्रोड्यूस करा है कि भाई ये फिजिकली ऐसा अच्छा अच्छा बंदा है, ड्रेस के हवाले से और खूबसूरती के हवाले से, हेयर स्टाइल के हवाले से, जूतों के हवाले से, और वॉक स्टाइल के हवाले से। फिर वो पिगी को इंट्रोड्यूस कराता है, और पिगी की फिजिकल अपीयरेंस को वो अजीब सा बताता है कि यार ये मोटा सा है, मोटे चश्मे पहने हुए, गुड लुकिंग नहीं है, मोटा सा है, और ही इज नॉट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। लेकिन वो कहता है कि ये इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है, ये चीज़ों को समझता है, फॉर साइटेड है, विजनरी है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करो कि एक बंदे की फिजिकल अपीयरेंस पे तवज्जो दी, दूसरी की फिजिकल अपीयरेंस को नेग्लेक्ट किया, नेगेटिव प्रेजेंट किया, लेकिन साथ ही क्या बता रहा है कि मेंटली तौर पे शार्प है, इंटेलेक्चुअल है, दूर की नजर रखता है। अब क्यों इसने अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया है, ये आगे जाके हमें इसका मतलब समझ में आएगा। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नॉवल आगे बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे जो है ब्रिटिश स्कूल के, ये लोग क्या करते हैं, ये वहां पे घूमना शुरू कर देते हैं, और उस आइलैंड को देखते हैं कि यार ये तो खाली आइलैंड। तो राल्फ जो है यहाँ पे जब देखता है कि कोई भी नहीं है, कोई बड़ा कोई नहीं है, तो वो पिगी को बोलता है यार देर इज नो वन अमंग, यानी एल्डर्स में से हमारे बीच में कोई भी नहीं है, नो एल्डर अमंग अस। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि देर इज नो बडी टू हैव अ चेक एंड बैलेंस ऑन अस। अब ये खुश हो जाते हैं। अब इस पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एनालिसिस की जरूरत है, कि जब राल्फ देखता है कि आइलैंड खाली है, सिर्फ हम ही है, हमें देखने वाला, चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है, इस पे ये खुश होता है। नॉवल के सबसे आखिरी चैप्टर में इसी वजह से ये रोएगा। आयरनी, आयरनी तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कि बजाय तो कुछ और नजर आता है, लेकिन हकीकत में कुछ और हो जाते हैं। सर मैं ऐड नई ग्रुप में, मुझे बाद में ऐड करें, शोर और रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए। ठीक है, अब मैं एकेडमी एडमिन को बता देता हूँ कि आपको भी ऐड कर दें, ठीक है। एंड में मुझे रिमाइंडर, लेक्चर के एंड में वो स्टूडेंट्स जिनको लिंक नहीं मिला, वो मुझे लेक्चर के एंड में रिमाइंडर दे दे, ताकि फिर मुझे नाम याद रहे, और फिर मैं एकेडमी वालों को बता दूं कि इनको भी ऐड कर दें। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि आइलैंड एम्प्टी है, और वो एम्प्टी है, और वो ये समझता है कि भाई अब खुश हो जाते हैं। साथ ही पिगी खड़ा होता है, वो चूंकि इंटेलेक्चुअल होता है, समझदार होता है, विजनरी फार साइटेडनेस होता है, वो राल्फ को कहता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस। जिस चीज़ पे तुम खुश हो रहे हो, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं। कि वो समझ गया था कि वो एनवायरनमेंट, वो जगह, वो माहौल, वो सोसाइटी जहाँ पे बड़े ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, इन इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है, यानी अगर बड़ों की दुनिया से उसको देखे, वो ये कहना चाह रहा है कि रूल ऑफ लॉ ना हो, तो उस जगह पे क्योस क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होती है, कन्फ्लिक्ट आता है, डिवीजन आता है, और वायलेंस होती है, और लोग इवल की तरफ जाते हैं। अब ये तो रहा रॉल और पीकी की फिजिकल और इन साइड मीनिंग, मैंने दोनों आपको बता दिए। एक मिनट। अच्छा, ये असल में बीच में कोई मैसेज आ जाता है, या कोई ऐड होने चाह रहा होता है, तो मैं वहां पे मसरूफ हो जाता हूँ। अच्छा, फिर मैंने बताया कि ये
इन्होंने यहाँ पे ये किधर गया, रॉल्फ और पिगी, ठीक है, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। फिर आइलैंड एप्टी है, उसका भी मैंने बता दिया। ये देखते हैं कि भाई ये क्या मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, आइलैंड एम्प्टी है और उसका मैंने मतलब बता दिया। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि पिगी को जो है ना वो कॉन्च शेल मिल जाते हैं, पानी में से उसको कॉन्च शेल मिलते हैं। अब इस कॉन्च शेल के थ्रू राइटर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्टिव रेलिवेंट मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, दैट वी हैव टू डिराइव। वो डायरेक्टली अल्फाज के थ्रू मैसेज नहीं देता, बल्कि इनडायरेक्टली वो हमें कहता है कि इसका एक मीनिंग है जो हिडन है, जिसको तुम्हें डिराइव करना है थ्रू द स्टोरी और थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉवल। ठीक है। अब वो कॉर्न शेल जब उसको मिलता है तो पिगी उसको बताता है ये कॉर्न शेल बहुत इफेक्टिव है, इसका बड़ा फायदा है। और फायदा क्या है कि अगर इसमें से एयर ब्लो करो तो इसमें से आवाज प्रोड्यूस होती है और तुम सबको बुला सकते हो। अब उसका बेनिफिट उसको बताया है। अब यहाँ पे राइटर असल में कॉर्न शेल को के हिडन मीनिंग ये बताना चाह रहा है कि कॉर्न शेल जो है असल में, जिस तरह इंसान के पास जब हुकूमत होती है ना, पावर होती है, तो वो उस गवर्नमेंट के थ्रू, उस पावर के थ्रू बहुत से काम करवा सकता है और कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे वो ये शो करना चाहते हैं, ये कॉन्शल जो पिगी को मिला है जो असल में बड़ा फायदेमंद चीज है, फौरन रॉल्फ उस पिगी से ये कॉन्शल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट रूल पावर ये रॉल्फ के पास ही होगी। ठीक है, रॉल्फ वुड बी द लीडर। ये आगे हमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और मीनिंग इसका वाजे हो जाएगा। इसी कॉर्न शेल को इस्तेमाल करते हुए और पिगी की एडवाइस पे अमल करते हुए रॉल्फ क्या करता है, वो कॉर्न शेल को ब्लो करता है। अब यहाँ पे फिर एक सिग्निफिकेंट मीनिंग आएगा। ब्लो करने के बाद वो कहता है कि भाई इन सबको बुलाओ एक जगह, कॉल करो, असेंबली कॉल करो और सबको जमा करो। ये जितने भी आइलैंड पे बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं, सबको एक जगह पे जमा करो। अब यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये कौन शेल जो कि सिंबल है रूल का, लॉ का, डेमोक्रेसी का, सिविलाइजेशन का, पावर का, अथॉरिटी का, तो ये जिसके पास होगी उसकी बात मानी जाएगी और उसकी बात ही चलेगी। ये मैसेज दिया जा रहा है। अब क्योंकि कौन शेल राल्फ के पास आ गया, तो इट मीन्स ही विल लीड दोज स्टूडेंट्स, दोज गाइज, हिज कोलीग्स। और फिर जो है वो जब असेंबली कॉल करता है, अब यहाँ पे राइटर दो ग्रुप्स को, टू सोसाइटीज को शो करता है। ये बच्चों के अंदर ही टू सोसाइटीज क्रिएट होगी, टू वर्ल्ड्स क्रिएट हो गए, जिसको एक वो नाम देता है सिविलाइजेशन का। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन में दिखाया था ना, पॉसिबल्स क्वेश्चंस में, ये देखिए ना, थर्ड क्वेश्चन सिविलाइजेशन वर्सेस सेविजरी। तो यहाँ राल्फ के थ्रू जो कि करेक्टर है वो सिविलाइजेशन को शो करना चाहता है, डेमोक्रेसी को शो करना चाहता है, रूल ऑफ लॉ को शो करना चाहता है, ऑर्डर एंड प्रिंसिपल को शो करना चाहता है। और दूसरी तरफ जैक जो एक और करेक्टर होता है, उसके थ्रू सेविजरी को, ईवल को, अनलॉफुल को, अनडेमोक्रेटिक और डिजायर और लस्ट टू हैव द पावर, इन इवल कंसेप्ट को वो इस नॉवल के अंदर डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो दो ग्रुप है, एक राल्फ का ग्रुप है और एक जैक का ग्रुप है। दूसरे अल्फाज में एक सिविलाइजेशन है और दूसरी सेवेजरी है। तो सेवेजरी और सिविलाइजेशन को वो साइड बाय साइड लेकर चल रहे हैं, जिसको कहते हैं पैरेललिज्म। यानी टू आइडियाज को नॉवल के अंदर, ड्रामा के अंदर, पोएट्री के अंदर एक साथ लेकर चलना, इसको पैरेललिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सिविलाइजेशन को लेके चल रहा है और दूसरी तरफ जो है ना सेविजरी को लेके चल रहा है। ठीक है। अच्छा, जब असेंबली कॉल होती है तो यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, वो क्या है, जैक भी आता है, साइमन भी आता है। राइटर जैक को इंट्रोड्यूस कराता है कि जैक जो है ना वो थोड़ा सा एनवी टाइप सा है, उसकी डिजायर है कि वो लीडरशिप उसके पास हो, पावर उसके पास हो, और रेजिस्टेंट है, और ये इसके अंदर ईवल का एलिमेंट बाकियों से ज्यादा है। फिर साइमन को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये जरा चुपचाप रहता है, इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, नेचर के ज्यादा करीब है, नेचर को पसंद करता है। अब देखो ना, राल्फ को की इंट्रोडक्शन कुछ और है, पिगी की अलग है, सैमन की अलग है, जैक की अलग है। नॉवल में इसने ह्यूमन नेचर, जितनी भी ह्यूमन नेचर्स हैं, उन सबको करेक्टर के थ्रू डिपिक्ट किया। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग बहुत खामोश होते हैं, कुछ बहुत बातूनी होते हैं, कुछ बहुत नालायक होते हैं, कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ बहुत जो है ना वो दूर की सोचते हैं, कुछ कहते हैं बस यार जो चल रहे चल रहे दो।
तो हर किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। इसी तरह इस नावल में उसने बच्चों के थ्रू हमारी सोसाइटी की मुख्तलिफ नेचर्स को शो किया है, जैसे राल्फ के थ्रू, पिगी के थ्रू, जैक के थ्रू और साइमन के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे जैक का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैक जिस तरीके से वहां पे आता है, कौन शेल जब बजता है जिसको राल्फ बजाता है, असेंबली कॉल होती है, और जैक जब आता है उसके आने का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अंदाज क्या है उसका? वो उसने एक अलग ग्रुप बनाया है, पहला पॉइंट। ग्रुप को वो लीड कर रहे होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, उन सब ने जो ये जो ये बीन बाजा जो बजाते हैं ना शादियों पे या मिलिट्री परेड में, उनका एक खास किस्म का यूनिफॉर्म होता है, सबके एक जैसे यूनिफॉर्म होता है। फिर उन्होंने गाउन टाइप भी पहना होता है, टोपी भी पहनी होती है, टाई भी लगाई होती है। तो जैक और इसका जितना ग्रुप है वो सब इस यूनिफॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर उनकी जो परेड करने का अंदाज है और लिबास का जो लुक है वो मिलिट्री टाइप होता है, यानी वो क्या लुक दे रहे हैं? मिलिट्री लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर ये मैसेज दे रहा है इनडायरेक्टली कि यही वो ग्रुप होगा जो उस सिविलाइजेशन को, उस डेमोक्रेसी को जिसको रॉल्फ लीड कर रहा है, ये उसको ओवरकम करेगा, ये उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, ये उसके लिए रुकावटें क्रिएट करेगा, ये उसके लिए मसले बनाएगा, और ये ग्रुप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जब ये कोऑपरेट ही नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, व्हाट डज इट मीन? कि देयर आर टू ग्रुप्स, टू वर्ल्ड्स, टू सोसाइटीज, टू सिविलाइजेशन, वन इज कॉल्ड सेवेजरी, द अदर इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ग्रुप्स क्रिएट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? राल्फ कहता है कि भाई अब तो हम यहाँ पे अकेले, हमारे ऊपर कोई बड़ा नहीं, देयर इज नो वन टू हैव अ चेक एंड बैलेंस ऑन अस, सो देयर शुड बी इलेक्शन, देयर शुड बी वन लीडर, वन चीफ हु शुड लीड द होल ग्रुप, and all of them agrees with him. They say okay, yes, that's a good point, we should elect someone who can lead us. तो उसके बाद फिर इलेक्शन होता है और रॉल्फ इलेक्ट हो जाते हैं। अब रॉल्फ का इलेक्ट हो जाना ये भी एक मैसेज देते हैं। अब सब बच्चों ने रॉल्फ को क्यों इलेक्ट किया? व्हाई नॉट पिगी? भाई समझदार है, इंटेलिजेंट है, दे शुड हैव सिलेक्टेड हिम। व्हाई नॉट साइमन? बहुत अच्छा इंसान है, इंटेलेक्चुअल है, नेचर को पसंद करता है, खामोश है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैक, जैक में भी क्वालिटीज है, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अब ये एक सवाल ये निशान है, ठीक है, कि व्हाई दे सिलेक्टेड राल्फ। हम अपनी सोसाइटी में देख ले, अब जब गवर्नमेंट में, लेट्स सपोज हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, कि हम गवर्नमेंट में देखते हैं क्या पीएचडी को अहमियत दी जाती है? पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होती है, नहीं, इतनी अहमियत नहीं दी जाती। टीचर्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जितना इंटेलेक्चुअल सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी का, उसको साइड लाइन किया हुआ है, और वो जितने लोग हैं जो जिनके पास पावर है, डिसीजंस वही लेते हैं और वही पॉलिसीज बनाते हैं। तो यही मैसेज राइटर देना चाह रहे हैं कि इंटेलेक्ट को कोई अहमियत नहीं दी जाती, न उससे पूछा जाता है, न उसकी बात मानी जाती है, बल्कि पावर जिसके पास होती है वही जो है चीज़ों को लीड करता है, और उसी का ऑर्डर चलता है, और वही सोसाइटी को आगे आगे लेकर चलते हैं। और फिर इनडायरेक्टली वो ये मैसेज दे रहा है कि जब सोसाइटी इस तरीके से चलेगी तो फिर क्योस आएगा, फिर तरक्की का होना मुश्किल है, फिर डेवलपमेंट का होना मुश्किल है, कोऑपरेशन का होना ये मुश्किल है। अब यहाँ पे राल्फ को किस वजह से इलेक्ट किया है, उसकी रीजन स्टार्टिंग में ही राइटर ने इनडायरेक्टली बता दी। किस तरह? राल्फ फिजिकल अपीयरेंस। मैंने आपको राल्फ का फिजिकल अपीयरेंस इस वजह से डिटेल से बताया था कि आगे उसकी सिग्निफिकेंस आ रही है, कि जितने उसके क्लास फेलोज थे राल्फ के, उन सब ने राल्फ को इसलिए इलेक्ट किया था कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, ड्रेस बड़ा अच्छा था, और लुक बड़ी अच्छी थी, बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल है या पिग्गी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। पिग्गी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? कि उसकी लुक अच्छी नहीं थी, वो मोटा था, ग्लासेस मोटी पहनी हुई थी, और वॉकिंग स्टाइल थोड़ा सा ऑकवर्ड था, इस वजह से उन्होंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, यानी इलेक्शन में वो नहीं जीत सका। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। अच्छा, इलेक्शन में अब एक और यहाँ पे पॉइंट आता है, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं ना, जब अ, एक मिनट, पता नहीं ऐड हो रहे रिमूव हो रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी में आप देखते हैं कि जब किसी की गवर्नमेंट बन जाती है ना, एक पार्टी जो है ना वो गवर्नमेंट में आती है, तो दूसरी पार्टी जो है ना उसको अपोज करती है, यानी अपोजिशन में आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो अपोजिशन ग्रुप है वो जैक वाला ग्रुप है, जिसको हम सेवेजरी ग्रुप कहेंगे।
हमने देखा कि वो बैंड ऑफ जो म्यूजिशियंस है उसको लीड कर रहा था, जिसको इन अदर वर्ड्स क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैक जो वो क्वायर का लीडर है, जैक इज द लीडर ऑफ द क्वायर। और फिर बाद में इसको हंटिंग वाला काम मिल जाता है, बाद में फ्यूचर में। तो कैसे इसको ये चीज मिलती है और कैसे ये उसको लीड करता है, इसको हम फर्दर ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ भी क्या होता है कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में एलिमेंट ऑफ कंप्रोमाइज मौजूद है। अब होता है ना गवर्नमेंट में, जब एक ग्रुप जो है ना वो हार जाता है, लेकिन वो शोर शराबा बहुत करता है, जलसे जुलूस बहुत करता है, गवर्नमेंट के लिए रुकावटें डालता है, फिर गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है कि यार भाई चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। अच्छा, ये फलानी मिनिस्ट्री ले लो, या वो फलां सीट तुम्हारे हवाले कर देते हैं, वहां पे तुम्हारा बंदा हम जिता देंगे, एमएनए या एमपीए। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रोमाइज। ठीक है, ताकि अपनी पावर को मेंटेन कर सके। यहाँ पे भी यही होता है। राल्फ को नजर आ जाता है, वो गेस कर लेता है, गाउज कर लेता है कि भाई जैक जो है ये रेबिलियस है, ये रेजिस्टेंट है, ये बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो कुछ ऐसा करते हैं कि इसको खामोश करा दिया जाए। तो वो जैक को कहता है, यू आर द लीडर ऑफ कॉय, ये हंटिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तुम्हारे जिम्मे है, तुम इसको लीड करो। इन अदर वर्ड्स, फूड डिपार्टमेंट इसको मिल जाते हैं। अच्छा, फिर जब जैक ने कॉर्न शेल को जब ब्लो किया और उससे साउंड प्रोड्यूस हुई, वो सब जमा हो गए, और फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद राल्फ ने सबसे पहला काम किया। हम देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जैसे अरिस्टोटल था, उसने कहा कि वो सोसाइटी जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स ना हो, वो ऐसे है जैसे सोसाइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तो राल्फ ने कहा यार, हम तो इस आइलैंड में तो है, कोई चेक एंड बैलेंस वाला भी नहीं है, लेकिन देयर मस्ट बी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। वी कैन सेक्रीफाइस फॉर फॉर रेस्क्यू, ताकि हम यहाँ से, इस आइलैंड से जाने के काबिल हो जाए। उसने अंदाजा लगा लिया था कि इस आइलैंड से निकलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। और उसने अंदाजा लगा दिया था कि तब ही निकल सकते हैं जब हम कंप्रोमाइज करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। और वो कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें रूल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट बी डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सके और हम यहाँ से निकल भी सके। अच्छा, ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया कि उसने बात किसकी की? रूल्स की। इसी वजह से हम कहते हैं कि राल्फ उस कैटेगरी में शामिल है जिसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। और जैक चूंकि रेबिलियस है, वो बाद में मसले क्रिएट करेगा, इस वजह से हम इसको किस कैटेगरी में शुमार करते हैं? सेवेजरी वाली में। तो ये टू सोसाइटीज, अलग अलग ग्रुप्स, कैटेगरीज क्रिएट होगी। वन सिविलाइजेशन, द अदर सेवेजरी। वन इज लेड बाय द रॉल्फ एंड अदर इज लेड बाय जैक। अब यहाँ भी क्या रूल्स ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जिसके पास कौन होगा वही, उसी को बात करने की इजाजत होनी चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ से निकलने के लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स ये राल्फ उनको बताता है कि ये रूल्स है। उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दफा फिर आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। और एक्सप्लोर करते हुए वहां पे पिग का एक बच्चा होता है जिसको पिगलेट बोलते हैं, और वो दलदल में फंसा होता है, यानी कीचड़ में फंसा हुआ होता है, और बच्चा होता है। अब इस फिगर को थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पिगलेट जो है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर। और दूसरा, इसको हेल्प की जरूरत है। तीसरा, ये पिगलेट जो है ये मासूम है। यानी ये तीन चार कंडीशंस अगर हम इसकी देखें, इसके बावजूद जब जैक वहां से गुजरता है, उसके दिल में ये ख्याल आता है कि आई मस्ट किल हिम, और वो किल करने की इंटेंशन करता है। और जैसे उसको किल करने लगता है तो फौरन उसके जहन में आता है कि नहीं यार, अभी नहीं। अब यहाँ पे राइटर एक मैसेज देना चाह रहा है कि वो बच्चे जो मासूम थे, अच्छे ड्रेस में थे, सिविलाइज थे, बरतानिया के स्कूल के थे, अब जब इन बच्चों को यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है जिसपे इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है, तो दे आर इवन रेडी टू किल एन इनोसेंट क्रिएचर। यहाँ से अब स्टेप बाय स्टेप जो कि सिविलाइज्ड फैक्टर्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगे। हर चैप्टर में आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ हमें बता दी कि देखो, इंटेंशन कर लेना ही सबसे पहला स्टेप होता है ईवल की तरफ जाने का। ईवल करने के लिए बंदा डायरेक्ट नहीं जाता, बल्कि पहले उसके बारे में सोचता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इन बच्चों ने ले लिया
कि वी मस्ट किल दैट पिगलेट। किल तो नहीं करते इस चैप्टर में, आगे जाके किल करेंगे। यही राइटर मैसेज दे रहा है कि इनो लॉस ऑफ इनोसेंस की इब्तदा होगी, सेवेजरी का सिग्नल मिल गया। और एक और क्या सिग्नल मिल गया है कि जैक का ग्रुप जो है ये आगे जाके डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये ट्रबल्स क्रिएट करने वाला है। आई होप ये समरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस लिख दे, ताकि फिर मैं आगे आपको थीम्स थोड़ी सी और एक्सप्लेन, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन विद द टाइटल एंड विद द नेम मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। काइंडली ओके, यस या ओके लिख दें। यस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई सवाल किसी भी एंगल से आ सकते हैं, और आप तब उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे जब आप पूरे नॉवल के सिंबल्स को भी समझ सको, थीम्स को भी समझ सको, समरी भी आपको पता हो, लिटरेरी टेक्निक्स पता हो, इंपॉर्टेंट कोटेशंस पता हो, तब आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वैसे तो आमतौर पे टीचर्स क्या करते हैं, पूरा नॉवल कंप्लीट कराने के बाद जाके थीम्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने ये तरीका इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें थीम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। जब हर चैप्टर के एंड में आप थीम्स को पढ़ोगे तो फिर पूरे नॉवल की थीम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। अब देखो, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी एक थीम यहाँ पे प्रेजेंट की। मैंने आपको पहले बताया कि रॉल्फ वो किसको रिप्रेजेंट करे, सिविलाइजेशन को। क्यों? उसके पास पावर होती है, गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटी होती है, वो रूल की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, होप की बात करते हैं, रेस्क्यू की बात करते हैं कि हमें इस आइलैंड से निकलना चाहिए, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस की बात करते हैं। यही चीजें तो सिविलाइजेशन में होती है, सिविलाइज सोसाइटी में। दूसरी तरफ रॉल्फ क्या होता है, वो जो है ना, वो बार बार जो है जब राल्फ रूल की बात करता है तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं उसको। और पिगी जब किसी इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है, इंटेलेक्चुअली किसी चीज को डिस्कस करता है, तो जैक उसका मजाक उड़ाता है, कहते हैं ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी एन एडल्ट। ठीक है, तो उसको टोकता है, रोकता है और मना करता है। तो अब जैक वाला ग्रुप, अच्छा जैक को रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की मिली है? हंटिंग की। आम तौर पे हंटिंग का लफ्ज इंसान के माइंड में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, इस वजह से लफ्ज हंटिंग और यही वाला ग्रुप इसको दिया गया है, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए रीडर के माइंड में। तो अब जैक जिस ग्रुप को लीड कर रहा है वो सेवेजरी होगा, और उसके लिए एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर राइटर ने एक हिंट भी दे दिया, और वो क्या था? पिगलेट को मारना। कि जैक ही वो एक बंदा होता है जो सब, जिसके माइंड में ये आता है कि यार आई मस्ट किल दिस पिगलेट। पूरे ग्रुप में किसी के माइंड में नहीं आता, एक जैक ही होता है जो ये कोशिश, इसकी कोशिश करता है। दो कि उस टाइम रुक जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर है पावर एंड लीडरशिप। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि यार मेरे पास अथॉरिटी हो, पावर हो, लीडरशिप हो, मेरे पास इख्तियार हो, मेरी बात मानी जाए, मुझे सुना जाए, मुझे अहमियत दी जाए। तो यही चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर भी मिलेगी और हमारी सोसाइटी में भी है। राल्फ की राल्फ जब देखता है कि कौच पिगी को मिल गया, तो राल्फ फौरन उससे कौच ले लेता है, क्योंकि राल्फ को भी समझ आ गई थी कि ये कौच बड़े सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ये मुझे कुछ फायदा देगी। ठीक है, इसका मतलब है राल्फ के अंदर भी लीडरशिप और पावर की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से उसने वो कॉन्च शेल उससे छीन लिया। ठीक है। अब जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले पीक्यू जब उसको मशवरा देते हैं कि भाई तुम सबको बुलाओ। ठीक है। अब ये बात राल्फ को पसंद आती है, कि उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि सबको बुलाने के बाद इलेक्शन करवाते हैं और मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगा, उसके जहन में ये होता है। ठीक है, इट मीन्स ही हैज द डिजायर टू हैव द पावर, अथॉरिटी एंड लीडरशिप। अच्छा, जब सबको जमा किया जाता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब राल्फ जीता है, तो जैक का जो मूड होता है, उसका जो स्टाइल होता है, उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, उससे राल्फ को समझ आ गई थी कि ये रेबिलियस मूड में है, ये रेजिस्ट कर रहा है, इसको मेरा चीफ बनना पसंद नहीं। इनडायरेक्टली जैक के अंदर भी ये डिजायर होती है कि उसके पास पावर हो, लीडरशिप हो। और उसकी डिजायर हमें उसके एक्शन से भी मिलती है। कौन से एक्शन से? जब वो अपना अलग ग्रुप बनाता है, क्वायर का, जिसमें वो सारे वो म्यूजिशियंस होते हैं और उनको वो लीड कर रहा होता है। ये इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा है कि जैक के अंदर भी पावर, अथॉरिटी और लीडरशिप की डिजायर मौजूद है, और जिसके अंदर ये डिजायर मौजूद होती है वो उसके लिए एफर्ट लाजमी करते हैं। कुछ लोग राइट वे से एफर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो इलीगल तरीके से कोशिश करते हैं उस पावर को गेन करने की, जैसे कि हमारी सोसाइटी में ये चीजें मौजूद है। अच्छा, तीसरा थीम इसमें वो ये देना चाह रहे हैं
कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, और अपने अंदर भी एहसास न हो, तो इंसान की मासूमियत खत्म हो जाती है, द लॉस ऑफ इनोसेंस। ठीक है। और ये इस चैप्टर की सबसे एंड में जब उसके अंदर ये ख्वाहिश आती है कि वो पिगलेट को मार दे, यहाँ से हमें इशारा मिल जाता है कि इनकी इनोसेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। फिर हमें राल्फ के थ्रू ये चीज़ मिलती है कि इंसान की जो मर्जी हो, लेकिन फिर भी इंसान की डिज़ायर होती है कि यार रूल्स हो, डेमोक्रेसी हो, ऑर्डर हो, सोसाइटी जो है ना प्रॉपर तरीके से चलाई जा सके। तो जब रूल्स होंगे, डेमोक्रेसी होगा, ऑर्डर होगा, तो ही पूरी सोसाइटी जो है ना कोऑपरेट करके अपने आप को डेवलप और प्रोग्रेस कर सकती है। और ये फैक्टर रॉल्फ के थ्रू राइटर ने डिपिक्ट किया है कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है। अच्छा, फिर हमें मैंने आपको बताया था कि हर करेक्टर को राइटर ने डिपिक्ट किया, राल्फ को, पिगी को, साइमन को, जैक को, हर एक की नेचर बताई है। तो राइटर ने इस नॉवल के थ्रू मुख्तलिफ ह्यूमन नेचर्स को शो किया है। किसी देर आर लॉट ऑफ मल्टीपल ह्यूमन नेचर्स इन आवर सोसाइटी। अच्छा, ये इस चीज़ को शो किया है। फिर इसके अंदर हमें ये दिखाया कि इंसान चाहे जिस भी हाल में हो, आमतौर पे बहुत कम हालतों में ऐसा होता है कि इंसान अपनी उम्मीद खो देता है, लेकिन ह्यूमन नेचर का ये हिस्सा है कि वो पुर-उम्मीद होता है। एक दफ़ा टेस्ट फेल हो जाए, फिर भी उसकी कोशिश, यार मैंने इतना पढ़ा, इतनी मेहनत की, पिछली दफ़ा ना सही, इस दफ़ा फिर हो, इस दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं पास कर जाऊँगा। अब ये क्या है? होप। यानी इंसान के अंदर जो होप का एलिमेंट है, ये उसकी नेचर के अंदर मौजूद है। उसकी नेचर के अंदर ये डिज़ायर होती है। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन नेचर की होप वाले एलिमेंट को शो किया राल्फ और उसके सपोर्टर्स के थ्रू। असल में यहाँ पे राल्फ के सपोर्टर जो होते हैं वो साइमन होते हैं, खामोश बंदा, इंटेलेक्चुअल बंदा। पिगी होता है, वो भी इंटेलेक्चुअल होते हैं। फिर इसमें सैम एंड एरिक होते हैं जो मासूम होते हैं और डिफेंसिव मूड में होते हैं। और फिर ये मतलब इस तरह के ग्रुप इसको राल्फ में शामिल कर दिया। और जो एग्रेसिव टाइप के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको जैक वाले ग्रुप में इसने राइटर ने डेलिबरेटली इंक्लूड कर दिया कि ये टू सोसाइटीज हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर राल्फ कहते हैं कि यहाँ इस आइलैंड में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए। वी मस्ट मेक एन एफर्ट सो दैट वी कैन रेस्क्यू आवर सेल्फ फ्रॉम दिस आइलैंड। उसके लिए फिर वो इनको आइडिया देते हैं कि हम इस आइलैंड से कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। 1 मिनट, ये स्लाइड जो है ना निचला वाला पोर्शन शो नहीं होगा मुझे इसका। अच्छा, आखिर में वो कहता है कि सिंबल्स एज फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, कि भाई सर प्लीज रिपीट द लॉस ऑफ इनोसेंस। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, इन अब बच्चे आमतौर पे हम कहते हैं यार बच्चे मासूम हैं। ठीक है, वो गलती नहीं करते, गुनाह नहीं करते, बुराई नहीं करते, ईवल नहीं करते, नेगेटिव नहीं करते। इसको बोलते हैं मासूम, इनोसेंट। आमतौर पे जो लोग अपने आप को बुरे माहौल से बचाते हैं उनके बारे में मुझे, यार ये बड़ा मासूम बच्चा है, ये बड़ा मासूम लड़का है। क्यों? कि हम उसको क्यों बोल रहे हैं मासूम? क्योंकि वो बुराई की तरफ नहीं जा रहा। उसके अंदर हमने कोई गलत चीज नहीं देखी, कोई गलत बात उसके अंदर नहीं देखी। ठीक है। लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी इनोसेंस, मासूमियत का आहिस्ता आहिस्ता इंसान की नेचर से खत्म होना। पहले चैप्टर के अंदर लॉस ऑफ इनोसेंस नहीं हुआ, लेकिन उसका सिग्नल हमें मिल गया। और वो कहाँ से मिला था? पहला सिग्नल मिला था जैक के रेजिस्टेंस से, कि भाई मासूम जो बंदे होते हैं वो भी डेवलप सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे राल्फ राल्फ वो सिविलाइजेशन को शो कर रहा है। तो ये सिविलाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको रेजिस्ट करके, उसकी बात को न मान के, और उसको प्रॉपर दिल से एक्सेप्ट न करके। पहला सिग्निफिकेंस, पहला इशारा। और दूसरा इशारा हमें वहां से मिलता है जब ये उस पिग के बच्चे को मारने लगता है। अब यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहा है कि भाई बच्चा तो मासूम है, इसके अंदर तो इनोसेंस का एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर ये किल करने की डिजायर क्यों पैदा हुई? दिस इज द क्वेश्चन। ये डिजायर कहाँ से आई इसके अंदर? वाई ही थॉट टू किल द पिगलेट? क्यों इसने सोचा कि मैं इस पिगलेट को मारूं? इन सब बच्चों के दिल में किसी के दिल में भी ये ख्याल नहीं है। जैक के दिल में ये ख्याल क्यों आया? राइटर असल में ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि टू कंसेप्ट होते हैं ईवल के। एक कंसेप्ट ये है कि लोग कहते हैं कि ईवल इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है।
उसको बाहर के किसी एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है उस ईवल को करने के लिए, वो खुद ही उस ईवल को करेगा। इसीलिए राइटर ने इन बच्चों को एक सेपरेट आइलैंड में ला के रख दिया और कहा देखो ये बच्चे, कोई इनको ईवल बताने वाला नहीं है, आइलैंड में ये इनके माइंड में ईवल खुद ही आ जाते हैं। ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है, लोग कहते हैं नहीं, इंसान के अंदर ईवल नहीं है। अगर इंसान को आप ईवल के माहौल में भेज दो तो माहौल उसको इनडायरेक्टली मजबूर कर देती है ईवल यानी गुनाह करने के लिए, रूल के अगेंस्ट जाने के लिए। ये दो कंसेप्ट है। तो जो पहला वाला कंसेप्ट है कि इवन इंसान के अंदर ही मौजूद है, इस कंसेप्ट को राइटर लेकर चल रहा है इस नॉवल के अंदर। इसीलिए राइटर कहता है कि ये जैक के दिल में ख्याल क्यों आया कि मैं इसको किल करूं, आई शुड किल दिस पिगलेट। हालांकि किसी ने इसको नहीं बोला, न राल्फ ने बोला, न यहाँ पे कोई बड़ा है इसको बताने वाला, न किसी ने इसको कोई फोर्स की है, खुद ये डिजायर इसके अंदर पैदा होगी। इसको कहते हैं लॉस ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का खत्म हो जाना। इंशाल्लाह जब नोट्स मिलेंगे तो आपको, जब आप उसे रीड करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। सर लॉस ऑफ इनोसेंस के लिए कौन से टेक्सचुअल रेफरेंस बेहतर हैं? वो मेरे नोट्स में शामिल हैं। मैंने जितने भी ये थीम्स है इसके हवाले से जितनी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो मैंने अपने नोट्स में शामिल किए हैं। इंशाल्लाह कोई चीज़ मैंने स्किप नहीं की, हर एंगल से मैंने नॉवल को कवर किया हुआ है। अच्छा, फिर आखिर में है, आखिरी एलिमेंट है सिंबल्स एज फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। इसी चैप्टर से ही राइटर ने सिंबल्स का इब्तिदा कर दिया। क्या? कॉन्च शेल। जब वो कॉन्च शेल को ब्लो करते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं और फिर वो सारी असेंबली कॉल करते हैं और फिर वो क्या करता है कि बात करता है रूल्स की, क्योंकि उस रूल्स बताने के लिए उसके पास कौन सा एलिमेंट था, किस चीज ने इसको ये इख्तियार, ये पावर दी, उस कॉन्शल ने उसको ये अथॉरिटी दी कि वो सबको कॉल भी करे, सबको अपने करीब भी करे और इलेक्शन भी करवाए और रूल्स को भी डिसाइड करे। ये सारी चीजों के पीछे फैक्टर कौन सा मौजूद था? सिंबल। व्हाट सिंबल? कॉन्शल। कॉन्शल वर्क्स एज अ सिंबल। तो राइटर ये बता, पहले चैप्टर से हमें सिंबल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है? थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, मैं जरा नेक्स्ट की तरफ आता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मैंने कहा था हर चैप्टर के अंदर सिंबल्स होते हैं और पूरे नॉवल के अंदर सिंबल्स है, और फिर सिंबल्स के ऊपर सवाल भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल्स की, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो। डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको सवाल सवाल क्वेश्चंस वाली स्लाइड कल शो की थी, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में भी शामिल किए, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर नहीं ये पूरा नॉवल, तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा। अच्छा, फिर आगे जो है सिंबल, एक मिनट ये इसको मैं नीचे कर लूँ। अच्छा, पहला सिंबल है द कॉन शेल। अच्छा, ये कॉन शेल जो है राइटर ने यहाँ पे इसको तो मैं ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉन शेल जो अथॉरिटी को, पावर को, लीडरशिप को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब राल को ये चीज़ मिलती है तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्ट भी वही हो जाते हैं। तो वो जो कॉन्शल उसको पहले मिला था वो ऑलरेडी एक इशारा था, सिग्नल था इस तरफ कि ही विल बी द लीडर इन द फ्यूचर। ठीक है। और फिर कॉन्शल हमें ये शो करता है कि जब इंसान के पास गवर्नमेंट हो तो वो रूल्स बना सकता है, प्रिंसिपल्स बना सकता है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकता है, सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए उसके पास पावर्स होती है। और यही चीज़ यहाँ पे राल्फ के थ्रू शो की गई है कि राल्फ के पास चूंकि कॉन्शियल आ जाता है तो वो रूल्स भी बनाता है, वो डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश करता है, वो इलेक्शन भी करवाता है। और हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि भाई जिस कंट्री के अंदर रूल्स और लॉज हो, प्रिंसिपल्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज चेंज भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी होती हैं, और फिर इदारे होते हैं जो उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो यही चीज़ नावल के अंदर उसने शो की है। लेकिन वो नावल के अंदर हमें फ्यूचर में बताएगा कि ये कौन शेल यानी अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, अ सिंबल ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये देखना है कि क्या राल्फ में इतनी एबिलिटी है कि वो इस डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सके, इन रूल्स को चला सके और उनको अपना पाबंद कर सके,
ये आहिस्ता आहिस्ता नॉवल में हमें पता चलता जाएगा कि राल्फ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर लूज करता जाता है, और दूसरी तरफ जो सेवेजरी है जिसको जैक रिप्रेजेंट करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ये होता है, सिविलाइजेशन वक्त के साथ साथ कम हो रही है और सेवेजरी वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रही है। ठीक है। दूसरा सिंबल है आइलैंड। आइलैंड हमें बोला ना कि भाई आइलैंड के ऊपर ये बच्चे इनके जहाज आके क्रैश कर। आइलैंड बजाते खुद एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, डबल मीनिंग छुपे हुए हैं। एक मीनिंग तो ये कि आइलैंड में पानी की अवेलेबिलिटी भी होती है, दरख्त भी होते हैं, सब्जा भी होते हैं, खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, आइसोलेशन होती है, और सेफ्टी होती है, प्रिवेंशन होती है। ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है आइलैंड के अंदर, यानी ऑल पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके साथ साथ एक नेगेटिव साइड भी है इसके अंदर। तो भाई आइलैंड के अंदर तो फॉरेस्ट भी होता है, जंगल, जिसमें अंधेरा भी होता है, जिसमें खूनखार जानवर के खदशा भी होते हैं, हु कैन किल दीज बॉयज। और फिर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, देयर इज नो वन टू हैव ए चेक एंड बैलेंस ऑन दीज गाय, इन ऑन दीज स्टूडेंट्स। और फिर तीसरा एलिमेंट हमें आइलैंड में ये मिलता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। तो कैसे लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे? तो टू वर्ल्ड्स हमें शो कर रहे हैं। आइलैंड का एक एक एलिमेंट ये भी है कि इसमें सिविलाइजेशन वाले फैक्टर्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ सेवेजरी वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि इस आइलैंड के अंदर जो दोनों फैक्टर्स मौजूद है, ये किस फैक्टर को चूज करेंगे, सिविलाइजेशन को या सेवेजरी को चूज करेंगे। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दीज स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी ईवल वाला पाथ भी है और राइट वाला पाथ भी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पाथ को ऑप्ट करते हैं, किस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारी ह्यूमन नेचर में ये चीज़, यानी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ मौजूद है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। तो ये बताना चाह रहे हैं। थर्ड, द कोयर, यानी वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जिसको जैक लीड कर रहे हैं। राइटर बता रहे हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उनका ड्रेस कैसा है, और जब वो वहाँ पे आते हैं तो उनका जो लीडर जैक होता है उसके अंदर भी पावर को गेन करने की तमन्ना होती है। तो अब राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि उनकी लुक मिलिट्री टाइप थी, तो इट मीन्स दे विल कू द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी, यानी राल्फ की जो हुकूमत है, राल्फ की जो सोसाइटी है, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया। और करेगा क्या? स्टेप बाय स्टेप। हर चैप्टर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे सिविलाइजेशन जो है ना वो आहिस्ता से कम होती जाएगी और सेवेजरी डोमिनेट करना शुरू कर देगी। ठीक है। चौथा पिगलेट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये किस चीज़ का सिंबल है, इनोसेंस का सिंबल है, और जो है ना काइंडनेस का सिंबल है, और नीड ऑफ हेल्प का सिंबल है, क्योंकि पिगलेट को तो हेल्प की जरूरत थी और वो मासूम था। और इसके साथ एक और फैक्टर ये शो किया कि जो मासूम होता है, जो हेल्पलेस होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसके पास डिफेंस का कोई सामान ना हो, तो पावरफुल और पावरफुल यानी वो फैक्टर्स जो ईवल की तरफ ज्यादा जाते हैं, वो उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ये चीज मौजूद है, इस पूरी दुनिया में देख लो। अभी रिसेंटली अमेरिका चूंकि पावरफुल है, मिलिट्री पावर है, पैसा है, और जो है ना मुल्कों को दबाता है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठा लिया, और ग्रीनलैंड को धमकियां दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी जो है ना ये मेरे इख्तियार में दे दो, आई विल ग्रैब इट, और ये हमारा हिस्सा है, वरना तो चाइना और रशिया इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो हमें नजर आ रहा है बिल्कुल हमारी सोसाइटी में, गवर्नमेंट लेवल पे भी और सोसाइटी में भी, इवन हमारे घर के अंदर ये चीज़ हमें नजर आती है कि जो आमतौर पे जैसे वाइफ होती है तो उसको ज़रा कमज़ोर समझा जाता है, हस्बैंड ज़रा मर्द होता है तो वो अपने आप को ज़रा पावरफुल शो करते हैं और अपनी वाइफ को डोमिनेट रखने की कोशिश करते हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ, तो शी शुड बी माई सबऑर्डिनेट, इसको मेरे नीचे होना चाहिए। तो ये हर लेवल पे ये माइंडसेट मौजूद है। तो ये चीज़ पिगलेट शो कर रही है। अब आप देखो, सिर्फ एक पिगलेट को थोड़ी देर की नॉवल के लिए शो किया, लेकिन उस एक पिगलेट से कितने हिडन मीनिंग्स हमें मिल रहे हैं। फिर हमने कहा कि पिगी जो एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर, जो एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी इन्होंने शो किया हुआ था राइटर ने, उसको इसने चश्मे पहना दिए, ग्लासेस पहना दिए, और उस ग्लासेस के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो हमारी सोसाइटी में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, ज़हीन लोग हैं और समझदार लोग हैं, जिनके पास विजन है, फॉर साइटेडनेस है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो पॉलिसी बना सकते हैं,
और जिनकी अंडरस्टैंडिंग बाकियों से बेहतर है, सोसाइटी उसको न इलेक्ट करती है, न सोसाइटी उसको अहमियत देती है, और न सोसाइटी उनके बारे में कुछ सोचती है। और ये वो ग्रुप है जो सप्रेस हुआ है, और उनको खुद भी फील होता है कि यार हमारी कोई अहमियत नहीं है सोसाइटी में, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई तवज्जो नहीं देता, अजीब सी सोसाइटी है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। कुछ ऐसे मुल्क है जहाँ में पीएचडीज को, एजुकेटेड लोगों को, यानी पॉलिसीज बनाने में उनको चांस दिया जाता है। तो यहाँ पे भी पिगी की ग्लासेस के थ्रू राइटर हमें हिडन मैसेज दे रहे हैं। क्यों? अब चूंकि ग्लासेस पिगी के पास होती है और यही वो इंटेलेक्चुअल बंदा होता है, लेकिन राइटर बता रहा है कि इसकी बात कोई सुनता भी नहीं है। और ये जब कोई मशवरा या कोई भी आइडिया देता है, लॉजिकली देता है, और जब लॉजिकली कोई बात करता है, आगे पढ़ेंगे इसको, तो फौरन जैक उसको मजाक उड़ाते हैं कि ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, हमें समझाने की कोशिश मत करो। क्या बताना जा रहा मैसेज दिया है कि जिसके पास पावर होती है, जो सेवेजरी होती है, वो हमेशा इंटेलेक्चुअल को दबाती है, डोमिनेट करती है, सप्रेस करती है, और उसको किल करती है। और पिगी को एंड में बड़े स्टोन को के थ्रू उसको किल भी कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। क्या मैसेज देना राइटर देना चाह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल को हमेशा मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और उसको सुना नहीं जाता। फिर इसी चैप्टर में दिखाया गया है कि जब आइलैंड पे जब ये लोग आते हैं, तो एक बड़ा सा निशान होता है, स्कार। जैसे चेहरे पे जो है ना कट का निशान आ जाए, तो हम बोलते हैं दिस इज स्कार। तो आइलैंड के ऊपर भी एक कट का निशान आया हुआ है, जो कि जहाज के क्रैश करने से निशान बना है। तो राइटर ये मैसेज दे रहा है कि वो आइलैंड जो बिल्कुल खूबसूरत थी, उसको किसी ने छेड़ा हुआ नहीं था, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं थी, वो आइलैंड भी जो है ना, उसके अंदर भी शगाफ आ गया, यानी स्क्रैच आ गया। असल में ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह इंसान जितना भी मासूम हो, जितना भी सिविलाइज्ड हो, जब उसको आप ऐसे एनवायरनमेंट में भेज देंगे जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं होगा, तो उसकी सिविलाइजेशन में स्कार आ जाएगा, उसकी जो है बिहेवियर में स्कार आ जाएगा, उसके माइंडसेट में स्कार आ जाएगा, उसके थॉट में स्कार आ जाएगा, उसके हर एक्शन में स्कार आ जाएगा। यानी उसके बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और इवल की तरफ जाना शुरू कर देगा। और आखिर में एक और सिंबल है नेम्स। अब पिगी उसका असली नेम नहीं होता, पिगी जो नाम है जिस करेक्टर का, ये उसका अपना नाम नहीं होता, ये इसका निक नेम होता है। इसी तरह एक और करेक्टर है, उसका बर्थ मार्क नाम है, वो भी उसका अपना नाम नहीं होता, उसको वैसे ही निक नेम है। अब यहाँ पे इसके थ्रू राइटर ये बताना चाह रहे हैं, पिगी जो होता है वो राल्फ को बोलता है यार तुम बाकी को मत बताओ कि मेरा नाम पिगी है, फिर ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब चूंकि राल्फ के पास अथॉरिटी है, पावर है, इख्तियार है, कॉन्शियल उसके पास है, वो अपनी पावर का मिस यूज करता है, और उस इंटेलेक्चुअल की बात को नहीं मानता, उसको अहमियत नहीं देता, उसका ख्याल नहीं रखता, और कहते हैं सबके सामने बोलते ओ पिगी, यानी उसको सबको बताते हैं इसका निकनेम पिगी है। अब ये मैसेज बोल रहा है कि जब पावर आ जाती है, फिर इंसान उसका मिस यूज करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, आज का लेक्चर मैं फर्स्ट चैप्टर पे कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन भी हुई थी, इस वजह से आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हो सका। बाकी लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पहला चैप्टर होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है ना वो पहले चैप्टर में डिस्कस होते हैं, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी है। अब ये जितने भी यहाँ पे थीम्स आपको नजर आ रही है ना, इनमें से अक्सर 4-5 हर चैप्टर में डिस्कस होती है। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर ये 4-5 थीम जो है वो, लेक्चर खत्म हो रहा है और अभी एक स्टूडेंट ऐड हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले चैप्टर के ऊपर इसलिए ज़्यादा टाइम दिया कि इसके अंदर जो थीम्स है वो बाकी चैप्टर्स में भी 70 to 80% यही थीम्स वहाँ पे भी डिस्कस होंगी। और जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंबल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, इसमें से भी 40 to 50% जितने भी सिंबल्स हैं ये फ्यूचर में बार बार रिपीट होंगे, और वहाँ पे भी मैं हल्का हल्का इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो नया थीम और न्यू सिंबल होगा उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका उसको हल्का सा टच दे दिया करूँगा। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, और लेक्चर के दौरान बस मुझसे एक ही सवाल हुआ है, और जब सवाल कम होते हैं मुझे मज़ा नहीं आता। तो अभी आप लोग अगर रिटन फॉर्म में सवाल नहीं कर सकते थे,
वॉइस की फॉर्म में अभी आप जिसने जो पूछना है पूछ ले। रुबीना मोहम्मद हारिस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सफिया, एनी क्वेश्चन? महजबीन, सुनैना, सरफराज, मोहम्मद साकिब, सफिया। भाई वॉइस मैसेज में आप पूछ सकते हो, अभी आप वॉइस में पूछ सकते, काइंडली मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ऑल क्लियर सर, नो क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, मैं आपका नाम इधर लिख देता हूँ और एडमिन को बता देता हूँ। एक सफिया ने बताया कि उसका लिंक नहीं मिला, और एक सुनैना ने। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। एड मी टू सैमसंग S10। अब मैं ये सैमसंग का उनको कैसे बताऊँ? सैमसंग SM माजबी A165S। यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सर काइंडली मुझे भी ऐड कर दे। इट्स नैना। अच्छा नैना, वीवो नैना। माजबीन भी ऐड, ओके। अच्छा ये ऐड करना असल में एडमिन का काम होता है, तो मैं उनको, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता कि इनकी क्या तरतीब है, तो मैं इनको बता देता हूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन, काइंडली क्वेश्चन पूछे। मैं जब क्वेश्चन नहीं पूछते तो मुझे बोरिंग फील होता है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो भी पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू द टुडेज लेक्चर, तो भी पूछ सकते हैं। अगर मैसेज में नहीं पूछ सकते तो वॉइस में पूछ ले। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है? टॉपिक वाइज सर, बैकग्राउंड में इंग्लिश लिटरेचर और बाकी सब कब करेंगे? सर काइंडली प्रोवाइड नोट सो दैट वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन टॉपिक वाइज। अच्छा पहले सवाल कि बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर कब पढ़ेंगे, वो मैंने आपको कल बताया था कि मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ। अभी ये जो हम पढ़ रहे 20th सेंचुरी के नॉवेल्स, ड्रामाज और पोइट्रीज पढ़ेंगे। इससे जब फारिग होंगे फिर हम एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ेंगे। उससे फ्री होके फिर हम आगे जाएंगे, रोमांटिक और क्लासिकल पोइट्री पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा बैकग्राउंड सीक्वेंस शुरू करेंगे। अगर मैं आपको 450 से पढ़ाना शुरू कर दूँ या नॉर्मन कंकेस से पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो वो हिस्ट्री जो के क्वेश्चंस उस तरह से आ नहीं सकते कि आप हमें जो है ना वो नॉर्मन कंकेस के बारे में कुछ डिटेल बता दे 20 नंबर का। इस तरह के सवाल नहीं आते। तो जिस तरह के सवाल आते हैं और जहाँ से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आ सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों को पहले कवर करा रहा हूँ। सर काइंडली प्रोवाइड नोट्स। बिल्कुल नोट्स मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं लेक्चर के स्टार्ट में नहीं देता, ये मेरा तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट माई स्टाइल। उसकी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आप मेरा लेक्चर पूरा नहीं अटेंड करेंगे, आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत होगी। तो 2 या 3 दिन में ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और जब एक दफ़ा आप उसको पढ़ लेंगे, फिर आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर पाकिस्तानी राइटर्स भी इंक्लूडेड है? नहीं, सिलेबस में जो इंक्लूडेड है, ये किसने पूछा है? एक मिनट। वीवो, वीवो, आप कल लेक्चर अटेंड किया था आपने, ये जो सर पाकिस्तानी राइटर्स भी इंक्लूडेड है या नहीं? काइंडली मुझे बताया। अगर कल का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया तो कल मैंने सिलेबस शो किया था, तो उस सिलेबस में पाकिस्तान, हाँ नहीं, तो उसमें पाकिस्तानी राइटर्स नहीं है। फिर मैं ऐसा करूँगा, जब ये लेक्चर एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, अभी और स्टूडेंट्स भी आएंगे, ऐड होंगे, तो 1 वीक के बाद दोबारा मैं डेमो दूंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है, कौन से टॉपिक्स है, कौन से नॉवेल्स है, किस एरा से है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारा फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट।
एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये एक लिखा है टॉपिक वाइज, मैं आपको 20th सेंचुरी के सारे नॉवेल्स, पोइट्री और ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे। यस प्लीज, बिकॉज आई ज्वाइन योर क्लास टुडे। बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे है अंदाज़ा कि कुछ ऐसे हैं जो 2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ 5 दिन के बाद, कुछ हफ्ते के बाद। तो ये नॉवल भी जो मैंने आज पढ़ा है, ये भी मैं जब कोर्स कंप्लीट होगा तो एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हफ्ते के बाद आएंगे तो उनका तो ये लेक्चर मिस हो जाएगा। तो जिनका लेक्चर, जो लेक्चर मिस होगा, पहले 2-3 लेक्चर जितने भी नॉवल्स या पोइट्री के हैं, वो मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा एंड में। एनी क्वेश्चन? जिसने क्वेश्चन नहीं करना वो क्लियर लिखते हैं, जब सबका क्लियर आ जाएगा तो फिर मैं क्लास खत्म कर दूंगा। क्लियर? क्लियर, ओके, 2। 10 का आना चाहिए क्लियर। 2-3 और क्लियर लिख दे ताकि फिर क्लास खत्म करें। क्लियर, बस ठीक है। इसका मतलब है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया और आज का लेक्चर मैं ख़त्म करने लगा हूँ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और कल इंशाल्लाह मैं चैप्टर 2 से, सर आई ज्वाइन योर क्लास लेट सो नो आइडिया व्हाट डिड यू टीच। तो मैंने इसके जवाब आपको दे दिए कि ये जो नावल है, इसमें जो आज मैंने चीज़ें पढ़ाई ये बार बार डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है? तो इंशाल्लाह कल आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। कल मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करा दूंगा। तो आप कोशिश करें 12 बजे ज्वाइन कर लिया करें ताकि फिर आप लोग को मसला ना हो। ओके? और आपको ये जो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये भी आप लोगों को मिल सकता है जिनका मिस हुआ है। आप एकेडमी के एडमिन से रब्ता करें, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो ये 2-3 थे, कह रहे थे हम ऐड ही नहीं, हमें हमने करवा लिए उससे खुद ही, बाई चांस उसको लिंक किधर गए।